Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. बड़ा काका Is my screen is visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So our next topic is test of significance. ठीक है, आज हम करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। कल हमने क्या किया था? कल हमने हाइपोथेसिस डिस्कस करी थी, फिर स्टैंडर्ड एरर डिस्कस करी थी कि किस किस टाइप की हमारे पास स्टैंडर्ड एरर हो सकती है, किस किस टाइप की हमारे पास हाइपोथेसिस हम लेके चलेंगे। आज हम बेसिकली टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में हम ऐसे स्टैटिस्टिकल मेथड या टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, होते हैं, जिससे हमने जो गिवन हाइपोथेसिस है उसको हमने चेक करना है, ठीक है, कि वो हमारे पास सही है नहीं है। ठीक है, हाइपोथेसिस तो आप कुछ भी मान सकते हो। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या होगा कि आपको गिवन हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ये आप एक एक परफॉर्म करोगे टेस्ट, उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे तो गिवन हाइपोथेसिस है आपने उसको रिजेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है। अगर तो तुम्हारे पास जो हाइपोथेसिस है तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया कुछ टेस्ट लगा के, कुछ स्टैटिस्टिक्स लगा के, तो उस सिग्निफिकेंट वो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट होगा। और अगर इसका रिवर्स है, अगर तुमने किसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो in the previous section we encountered a problem to decide whether our sample observation have come from a postulate population or not. Based on the sample observation, हम सैंपल ऑब्जर्वेशन के बेस पे पूरी पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं कि ये हमारे पास टेस्ट ऐसे परफॉर्म होगा। ये हमारे पास पॉपुलेशन है ये, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारे पास क्या है? सैंपल साइज, ठीक है, सैंपल लिया हमने। तो क्या हो सकता है, अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि तुमने सैंपल किस किस हिसाब से ले रखा है, तुमने हाइपोथेसिस क्या मान रखा है, और हाइपोथेसिस को हम क्या लिख के किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एच नोट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक स्टेटमेंट होगी, हाइपोथेसिस होगा किस पे, किसके कोरस्पॉन्डिंग? पॉपुलेशन के कोरस्पॉन्डिंग। और फिर तुम एनालाइज उस पॉपुलेशन में से सैंपल लोगे और सैंपल के बेस पे ये बताओगे कि जो पॉपुलेशन है उस पे ये हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है, ठीक है, कि एक्चुअली में क्या है। ओके, तो एक्चुअल में जो हमारे पास जो डाटा आपको ऑब्जर्व करना है उसके लिए हमारे पास टेस्ट परफॉर्म होंगे। और टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट हमें तो पढ़ना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, कि सबसे पहले जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करने के लिए, वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे थ्रू आउट। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्योंकि हमारे पास इसमें जो मीन है वो 0 होता है और वेरिएंस हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो we shall studying the problem relating to the test significance for large sample only. In statistics a sample is said to be large। अगर statistics में जो population है वो large होती है, तो population को large कब बोलेंगे? जब उसमें 30 से ज़्यादा पर्सन हो, 30 से ज़्यादा कोई भी कंसीवेबल थिंग्स हो,
ठीक है, तो उसको हम लार्ज सैंपल बोलते हैं, 30 से कम को हम स्मॉल सैंपल में लेके चलते हैं। तो किसी भी सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हाइपोथेसिस ही माननी होती है, ये हाइपोथेसिस आप मान लो। तो स्टेप्स ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सबसे पहले क्या मान लो, नल हाइपोथेसिस, कि कोई भी स्टेटमेंट मान लो, उसके साथ साथ उस स्टेटमेंट का रिवर्स, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि अगर ऐसा नहीं है तो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज्यूम करके चलो। अगर तुमने फर्स्ट मान ली तो सेकंड तो ऑब्वियस है, ठीक है, सेकंड तो ऑब्वियस ही है। थर्ड है तुम्हारे पास टेस्ट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, जो हमने कल बताया था, या तो 5% हो सकता है या फिर 1% हो सकते हैं, यानी जो गिवन तुम्हारे पास हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट होने के चांसेस या तो 95% हो सकते हैं या 99% चांस हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे नंबर 4 पे आप टेस्ट लगाओगे। टेस्ट लगाने का मतलब क्या है, आप कोई कैलकुलेशन करोगे बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कि आपने सैंपल है उसका मीन क्या निकाला है, ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसका एक्चुअली मीन क्या है, सैंपल है उसका वेरियस क्या है, और जो पॉपुलेशन है उसका वेरिएंस आपने क्या निकाला, उनका डिफरेंस देखेंगे। तो वो हमने कल बताया था कि वो हम स्टैटिस्टिकल मेथड से करेंगे। और फिफ्थ स्टेप पे हम कंक्लूजन पे जाएंगे। कंक्लूजन पे जाने का मतलब क्या है, कि हम ये देखेंगे कि जो गिवन हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। मतलब एक्सेप्ट हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट, और सॉरी रिजेक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट रिजल्ट। नहीं हो रहा है, इसका रिवर्स है, तो उसको बोलते हैं नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट, ठीक है। तो यही बोला इसने। तो कंक्लूजन, वी कंपेयर द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ जेड विद द सिग्निफिकेंट वैल्यू जेड अल्फा, ठीक है। और अगर जो हमारे पास जो कैप्चर्ड वैल्यू है, मतलब जो ऑब्जर्व करके आई है मोड जेड की वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू जेड अल्फा, ठीक है, यानी जो एक्चुअल वैल्यू है सिग्निफिकेंट वैल्यू उससे कम है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो रिजल्ट हमारे पास है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट। और अगर इसका रिवर्स है, यानी मोड जेड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जेड अल्फा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास। अब क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म के कोरस्पॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, कोई भी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को आपको टेस्ट करना है, ठीक है, सच एज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, ठीक है। हम मीन चेक करना चाह रहे हैं कि सैंपल का मीन क्या है, पॉपुलेशन का मीन क्या है, उनके बीच में एक्चुअली डिफरेंस कितना है, स्टैंडर्ड एरर कितनी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मीन। मीन के कोरस्पॉन्डिंग देख लिया, फिर उनका डिफरेंस हो गया मीन का, उनके कोरस्पॉन्डिंग देख लिया, सिंगल प्रोपोर्शन के देख लिया, ठीक है, कि सैंपल है उसकी प्रोपोर्शन क्या है, पॉपुलेशन है उसकी प्रोपोर्शन क्या है, सिर्फ सिंगल प्रोपोर्शन के कोरस्पॉन्डिंग उनके कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट देख लिया। लार्ज सैंपल पे देख सकते हो कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो अगर 30 से ज्यादा है तो लार्ज सैंपल पे देख सकते हैं। ओके, वी नीड टू सेट, तो इन सब की हम वन बाय वन इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आर्टिकल है वो है तुम्हारे पास टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ लार्ज सैंपल, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, लार्ज सैंपल कब होता है, जब हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन होती है, इस पॉपुलेशन में अगर 30 से ज्यादा थिंग आ गई, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन के कोरस्पॉन्डिंग, अब लार्ज पॉपुलेशन होगी तो डिपेंड करता है तुमने इसमें सैंपल क्या क्या लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद तुमने क्या मान लिया यहाँ पे, हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे हाइपोथेसिस मान लिया, ओके, तुम्हें ये कैलकुलेट करना है कि मान लो ये तुम्हारे पास कोई भी सिटी है और तुमने सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यहाँ पे सारे वुमेन हैं, ठीक है, और यहाँ पे सारे मैन हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है सर हाँ जी। वेटिंग रूम में है सर, उनको ऐड कर लो। तो पॉपुलेशन है तुम्हारे पास यहाँ पे, तो उन्हें पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मान लो फर्स्ट सैंपल है, ठीक है, ये तुम्हारे पास सेकंड सैंपल है। तो तुम क्या हाइपोथेसिस क्या मान के चल रहे हो कि जो हाइपोथेसिस मान लिया कि किसी भी गिवन सिटी में इतने % जो मैन है वो स्मोक करते हैं, ठीक है। अगर तुम सैंपल ये उठा लोगे, मान लो
तो तुम कुछ भी कैलकुलेट नहीं, कुछ भी मतलब कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे कि जो तुम्हारे पास जो गिवन हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करे एक्सेप्ट करे, क्योंकि तुमने जो सैंपल है उसमें तो वुमेन बड़ा ले लिया, ठीक है। तो इस टाइप के लार्ज सैंपल होते हैं, तो उसमें हमें क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना होता है, ठीक है, कि पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या है, सैंपल का वेरिएंस क्या है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वी अप्लाई द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है उसको हम ऐसे लिखते हैं x बिलोंगिंग टू n ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वायर, वे द म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर द मीन, सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, म्यू है वो तुम्हारे पास मीन है किसका, पॉपुलेशन का। तो इसमें जो तुम्हारे पास z होता है चेंज ऑफ वेरिएबल, वो हम लेके चलते हैं z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस व्हाट इज म्यू, म्यू इज मीन, तो ई ऑफ एक्स अपॉन व्हाट इज सिग्मा, रूट ऑफ वेरिएंस, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास चेंज करके क्या आ जाता है 0,1, यानी आप इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को अगर इस वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग चेंज करोगे तो हमारे पास जो पॉपुलेशन का मीन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और जो वेरिएंस है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा स्टैंडर्ड वेरिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट फॉर ऑल द प्रोबेबिलिटी वी शुड एक्सपेक्ट दैट द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज लाइज बिटवीन -3 to 3, ठीक है, इसकी वैल्यू -3 से 3 के बीच में होगी n01 की, ठीक है। आल्सो द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ z, ठीक है, ये तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ठीक है, z, और ये तुम्हारे पास गिवन हाइपोथेसिस है एट 5% 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो वो 2 टेल भी हो सकता है 3 टेल भी हो सकता है, ठीक है। कल हमने इस टाइप का ग्राफ बनाया था, ठीक है, तो वो 2 टेल भी हो सकता है 3 टेल भी हो सकता है, क्या, जो गिवन हमारे पास हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जैसे प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है -3 से 3 के बीच में अगर हमारे पास जो है नॉर्मल वेरिएट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को इसने बताया है कि z अगर लेस देन 3 है तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 3 है, तो तुम्हारे पास उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो तुम्हारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ सम हमारे पास क्या आएगा 1, thus the value z is equal to 3 is regarded as the critical or significant value ऑफ द लेवल ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट, ठीक है। यानी जब z इज इक्वल टू 3 होगा तो तुम्हारे पास जो गिवन हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। और उसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास क्या होगा, 10 अगर z की वजह जो मोड है तुम्हारे पास अगर वो ग्रेटर देन 3 है, तो जो हम गिवन हाइपोथेसिस लेके h लेके चल रहे हैं, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है जो उसको हम h नोट बोलेंगे, तो वो तुम्हारे पास ऑलवेज रिजेक्ट होगा, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास जो मोड z है, ठीक है, यानी हम तुम्हारे पास नॉर्मल वेरिएट में जो z आया है अगर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, तो जो तुम्हारे पास गिवन हाइपोथेसिस है वो तुम्हारे पास 95% एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर 1% भी हो सकता है। तो ये तुम्हारे पास है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, ठीक है। सिंगल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इफ द ऑब्जर्वेशन ऑन वेरियस आइटम और ऑब्जेक्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 क्लासेस, ठीक है, हमने उसको 2 क्लास में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने कोई भी पॉपुलेशन ले ली, पॉपुलेशन कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे सैंपल ले लिया, ठीक है। सैंपल में तुमने क्या ले लिया, यहाँ पे तुमने इस सैंपल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट तो तुम्हारे पास क्या है, डिफेक्टिव, ठीक है, और दूसरा क्या है तुम्हारे पास है नॉन डिफेक्टिव प्रोपोर्शन, ठीक है, या थिंग्स या ऑब्जेक्ट। वी ऑफ्टन वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमने क्या मान लिया, एस नोट मान लिया जो तुम्हारे पास है, ठीक है। अब इस एस एस नोट को तुमने एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, ये तुम्हें निकालना है तुम्हारे पास सिंगल प्रोपोर्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, जो पार्टिकुलर डिफेक्टिव आइटम्स है, ठीक है, वो तुमने क्या मान लिए पी नोड, ठीक है, और जो दूसरे है वो तुमने मान लिए P1, ठीक है, या P भी बोल सकते हैं उसको। द मैनेजमेंट ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेके चलते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ ए डायरी प्लांट्स इज इंटरेस्टेड टू नोइंग द वेदर दैट पॉपुलेशन इज लीक्ड पाउच, ठीक है, जो हमने पैकेट है वो लीक है, ठीक है, ऐसे कितने उन्होंने फील किए हैं ये हम करना चाहते हैं, ठीक है। इन इज 1%, ये हमने मान लिया कि जो किसी भी मिल्क डायरी है उसमें जो लीक्ड पाउच है, ठीक है, उसको भरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तुम्हारे पास क्या है 1%, ठीक है। Thus, for binomial population,
The hypothesis we want to test whether the sample proportion is representative of the population proportion P is equal to P नोड against H1। ठीक है, H1 हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास H नोड नहीं होता तो उसका जो रिवर्स है उसको हम H1 लेके चलते हैं, यानी अगर H नोड हमारे पास नल हाइपोथेसिस है तो H1 हमारे पास क्या होगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर P इज इक्वल टू पी नोड है, ठीक है, तो और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, तो P है जो डिफेक्टिव नहीं है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा P नोड की। और क्या हो सकता है अगर H1, ठीक है, P लेस देन P नोड है, कैन बी टेस्टेड बाय द, ये तुम्हारे उस हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये हमें जस्ट याद रखने हैं कि जेड स्क्वायर टेस्ट हमारे पास ये कैसे आती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन। किसी भी आप एक चीज को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, कि सैंपल में क्या है और ऑब्जर्वेशन पॉपुलेशन में क्या है। पॉपुलेशन में एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे पास ये मिल्क प्लांट था कि उसने मान लिया, पहले हमें बता दिया कि टोटल जो हमारे पास मिल्क है उसका 1% है वो लिक पाउच होता है। ठीक है, फिर तो तुमने हाइपोथेसिस किया, हाइपोथेसिस पे तुमने जेड टेस्ट लगाया, ठीक है, जेड टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, ये तुम्हारे पास नहीं है, जस्ट ये बता रहा है। फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने जो गिवन हाइपोथेसिस है उस पे जेड टेस्ट लगा के कैलकुलेट करा कि जो पूरी पॉपुलेशन पे था उस पे तुमने सिंपल ले लिया, सिंपल है कोरस्पोंडिंग देखा कि तुमने एक्चुअल में 1% आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। इसके कोरस्पोंडिंग जो जेड है, हमने अभी बताया था कि जो हम लेके चलते हैं मोस्टली वो नॉर्मल वेरिएट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है लेके चलेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले में किया था एज इट इज इसमें करेंगे कि जेड है वो तुम्हारे पास क्या होता है एक्स माइनस ई ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया। नाउ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एन पी, ये मीन होता है, ये वेरिएंस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन पी क्यू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एन जीरो वन के। तो ये तुम्हें याद रखने की जरूरत है। तो इसके कोरस्पोंडिंग ये तुम्हारे पास है प्रोबेबिलिटी के कोरस्पोंडिंग, ये वेरिएंस के कोरस्पोंडिंग, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन के कोरस्पोंडिंग, जो प्रोबेबिलिटी उसमें चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, तो और ये तुम्हारे पास क्या है उनके बीच में रिलेशंस है। ठीक है, ये तुम याद रख सकते हो एज इट इज। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। ओके, ये कोरस्पोंडिंग तुम्हारे पास एग्जांपल है, ये आप खुद करोगे। इस पे बेसिकली इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बच्चों, इससे पहले का जो पोर्शन हमने जो कल किया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी तुम्हारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे इसके कोरस्पोंडिंग तुमने सैंपल पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये तुम्हारे पास सैंपल है। ठीक है, तो अब इससे पहले तुमने प्रोपोर्शन पढ़ा था, अब क्या है, अब इनका डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंस के बारे में क्या है कि सपोज वी वांट टू कंपेयर टू डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, ये तुम्हारे पास पॉपुलेशन मान लो 1 है, ठीक है, दूसरी तुम्हारे पास पॉपुलेशन है वो ये है। तो सिंगल प्रोपोर्शन मतलब इस प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शन कोरस्पोंडिंग ये तुमने सैंपल ले लिया, इस प्रोपोर्शन कोरस्पोंडिंग सैंपल तुमने ये ले लिया। ठीक है, अब क्या किया तुमने, इनके डिफरेंट डिफरेंट जो स्टैटिस्टिक्स है वो फाइंड आउट करे, लाइक मीन, ठीक है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन अप टू सो ऑन, ये सारे कैलकुलेट करे हैं यहाँ पे। तो फिर तुमने क्या किया यहाँ पे एच नोट पी, हाँ, suppose we want to compare two distinct population with respect to the prevalence of a certain attribute, certain of attributes मतलब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके कोरस्पोंडिंग हमने मान लिया let x1 and x2 be member of the person possessing the given attribute a in random sample of size n1 and n2। ठीक है, मान लो ये तुम्हारे पास जो सैंपल है ये साइज n1 का है, n2 का, मतलब इसमें n1 ऑब्जेक्ट है और उसमें तुम्हारे पास सेकंड में n2 ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द टू पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन 1 है और ये पॉपुलेशन 2 है रिस्पेक्टिवली। Then the sample proportion are given by P1 is equal to x1, P1 is equal to x1 by n1। ठीक है, यानी इसमें जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, वो हमने ले लिया था कि जो गिवन एट्रीब्यूट है या नहीं है। ठीक है, फिर टोटल तुम्हारे पास क्या था, टोटल तुम्हारे पास जो सैंपल साइज है वो n1 है। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन 1 के कोरस्पोंडिंग है वो आप P1 कैलकुलेट करोगे। ठीक है, P1 है वो हमारे पास प्रोपोर्शन होता है। ठीक है,
इसको रेसिप्रोकल में हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे पर वीक, पर मंथ ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेट करोगे पॉपुलेशन 2 के कोरस्पॉन्डिंग, उसको हम पॉपुलेशन 2 बोलते हैं, प्रोपोर्शन 2, वो तुम्हारे पास हो जाएगी x2 अपॉन n2। तो इस इनके डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारे पास होगी उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, यानी p1 माइनस p2 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो p1 माइनस p2 के कोरस्पॉन्डिंग इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है इसने, ठीक है, कि ये जो इनका मीन है ये 0 कब होगा, वेरिएंस मीन। और जो हमें अभी बताया कि हर एक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में हम सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज करने वाले हैं, तो इसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है। और फिर ये बताया है यहाँ पे वेरिएंस निकाल के कि जो गिवन हाइपोथेसिस है वो हमारे पास रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, उस पे हम ये सारा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक थ्रू आउट सेम है, आपको याद रख करना है ये, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट नहीं है। ओके, तो ये था तुम्हारे पास रिजल्ट, ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये तुम्हारे पास रिक्वायर्ड स्टेटिस्टिक्स आ जाएगी। तुमने P1 की वैल्यू निकाल ली, P2 की वैल्यू निकाल ली, N1 तुमने सैंपल फर्स्ट है उससे उसमें थिंग्स ली है, ऑब्जेक्ट ली है, N2 उसमें लिया है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिक्स। और जो रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिक्स आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉपुलेशन 1 एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ 2, ठीक है। तो ये था डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन है कोरस्पॉन्डिंग। अब कुछ और भी हो सकता है, सिंगल मीन की कोरस्पॉन्डिंग हो सकता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन। सिंगल मीन्स का क्या मतलब है यहाँ पे, कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, दिस इज योर पॉपुलेशन, ओके। इसके कोरस्पॉन्डिंग तुमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, एक सैंपल, ये तुमने यहाँ पे सैंपल ले लिया। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन का क्या मतलब है, कि तुमने यहाँ पे जो सैंपल लिया है उसमें मान लो n ऑब्जेक्ट्स ले लिए, ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग तुमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये अप्लाई कर दिया। तो तुमने क्या है, हम क्या करते हैं इसमें, इसमें हम जो सैंपल है उसको सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो मान लो इसका मीन तुम्हारे पास क्या है, एक्स बार, और इसका मीन तुम्हारे पास क्या है, म्यू। अब सिंगल मीन के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, कि आप तो जो तुमने सैंपल लिया है उसके उसका मीन फाइंड आउट कर लो, उसके मीन के फाइंड आउट करने के बाद कुछ रिजल्ट्स लगाओ, और रिजल्ट्स लगाने के बाद पॉपुलेशन का मीन फाइंड आउट कर लो, और फिर ये देखो कि वो जो मीन आया तुम्हारे पास वो एक्चुअली पॉपुलेशन का मीन है, उसके साथ कितना उसका डिफरेंस है, कि वो है या नहीं है। तो ये सब हम टेस्ट करते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू द सिंगल मीन, ओके। तो इसमें हमारे पास जो मीन है सैंपल का वो कौन सा फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर एक्स बार इज द रैंडम वेरिएबल फ्रॉम द सैंपल फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू मीन एंड दिस इज योर वेरिएंस, ठीक है। एन हमारे पास कैसे है, सैंपल साइज, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे नई वेरिएबल में, तो वही होगा तुम्हारे पास, ये क्या होगा, मीन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एन, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द जेड, कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बताएंगे जो गिवन हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, ठीक है। उनको इसने कैटेगराइज्ड करा है कि टू द टेस्ट इफ द मीन ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए स्पेसिफिक वैल्यू म्यू नोट, ठीक है। मान लो ये तुम्हारे पास पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का मीन उसने मान लिया कुछ स्पेसिफिक वैल्यू म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमने क्या मान लिया, एक हाइपोथेसिस एस नोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। एंड नल हाइपोथेसिस इन दिस केस विल बी एस नोट इफ म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट द पॉपुलेशन हैज स्पेसिफाइड मीन वैल्यू, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, टू टेस्ट वेदर द सैंपल मीन डिफरेंस, डिफरेंस मैंने बता ही दिया यहाँ पे, ये होता है तुम्हारे पास, ओके, कि पॉपुलेशन का मीन क्या है और एक्चुअली मीन क्या है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। टू टेस्ट द थर्ड पॉइंट क्या है, तो ये सब तो तुम्हारे पास था। सिंगल मीन के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। और ये तुम्हारे पास गिवन स्टैटिस्टिक्स है कि जो तुम्हारे पास मोड जेड, यहाँ पे जेड आएगा, ठीक है। अगर इस जेड की वैल्यू, ठीक है, लेस देन 1.96 आएगी टेस्ट लगा के, तो तुम्हारे पास जो एच नोड है, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, नोट रिजेक्टेड, ठीक है। यानी जो इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो तुम्हारे पास होगा 5%, ठीक है। तो और इसका रिवर्स क्या है, अगर मोड जेड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1.96 है, ठीक है, तो इसमें जो एच नोड है यानी गिवन हाइपोथेसिस है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है कोरस्पोंडिंग टू द सिंगल मीन, ओके।
अब सिमिलरली जैसे प्रोपोर्शन किया था, प्रोपोर्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमने किया, फिर हमने किया डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन के लिए कर लिया, फिर डिफरेंस के लिए कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंस के लिए एज इट इज चलेगा जैसे हमने मीन के लिए किया था। बस यहाँ पे दो पॉपुलेशन होगी, दो पॉपुलेशन में हमारे पास फर्स्ट होगा एनुअल। ठीक है, यानी तुम्हारे पास अब की बार यहाँ पे फर्स्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, ये तुम्हारे पास सेकंड पॉपुलेशन है, इनको हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो ये तुमने इसका सैंपल ले लिया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट सैंपल विद N1 स्ट्रेंथ। ठीक है, साइज क्या है इसका N1। ठीक है, ये फर्स्ट पॉपुलेशन है, ये सेकंड पॉपुलेशन है। सिमिलरली इसका भी हमने एक सैंपल ले लिया जिसका साइज हमारे पास क्या है, N2 है। ये फर्स्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, सेकंड पॉपुलेशन। तो अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स, यानी इसका जो हमने मीन है वो मान लिया μ1, और सिग्मा 1 का स्क्वायर है वो मान लिया वेरिएंस, इसका मीन है वो मान लिया μ2, और सिग्मा 2 का स्क्वायर है वो तुमने क्या मान लिया, वेरिएंस मान लिया। ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या मीन है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल मीन के कॉरस्पॉन्डिंग तुम इसका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करोगे, फिर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करोगे, और फिर तुम जो गिवन टेस्ट है जेड टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट करोगे, तो जो गिवन स्टैटिस्टिक्स है वो तुम्हारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, जेड ये आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर। ठीक है, x1 का स्क्वायर क्या है, जो हमने फर्स्ट पॉपुलेशन ली है उसका मीन। ठीक है, माइनस x2 मोड, ये तुम्हारे पास जो सेकंड में जो हमने सैंपल लिया है उसका मीन है, अपॉन S1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन n प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन N2। ठीक है, ये तुम्हारे पास गिवन जो तुम्हारे पास चेंज ऑफ वेरिएबल है ये आ जाएगा, और ये किससे बिलोंग करेगा, नॉर्मल वेरिएट से। तो ये तुम्हारे पास है प्रोपोर्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ मीन। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एग्जांपल्स हैं, ये आप कर सकते हो इजीली। ओके बच्चों, ओके सर। अब कल मैंने इस क्लास में बताया था कि क्लास में कि जो क्वेश्चंस है वो कैसे कैसे डिवाइड करे हैं हमने, यूनिट फर्स्ट से, यूनिट सेकंड से, यूनिट थर्ड से। जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने भेज दिए थे कल ग्रुप में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने पोर्शन से एक क्वेश्चन तुम्हारे पास कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और अगर सर हाँ जी, मेरे पास नहीं आया सर। ग्रुप में मैंने कल भेजे थे। सर हमारे पास भी नहीं आया। ग्रुप 2 में सर हाँ, ग्रुप 2 में। आ गए थे सर। नहीं आए सर, कल मैं ज्वाइंट भी नहीं हुई थी। सर हाँ जी, एक तो एग्जाम्पल है स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर में, देखना एक बार। किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना वो मुझे बता देना। अब इसमें स्क्रॉल करूंगा ना कम से कम भी 2 मिनट लगती है इसमें, एग्जाम्पल्स को सर नोट वो में। क्यों गलत लग रहा है, हमें बस ये बता देना कि वो लग रहा है कि गलत है क्वेश्चन ही, किस पेज पे है, ये बता देना। पेज नंबर बताना गुड़िया। पेज नंबर बता दो मुझे जिसकी प्रॉब्लम है। बता रहे हैं सर। और किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। 33। 33। क्या पूछना चाहते हो बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 24, 26 सर। 26।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेक्शन ऑफ थ्री पर्सन्स फोर्थ पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल इन इज न्यूली, ये वाला। यस सर, इसमें भी गलत लग रहा है ये क्वेश्चन। वो P1 खुद से ही वो कर रखे हैं, इसमें दे नहीं रखा क्वेश्चन में। The probabilities of selection of three persons, fourth post of a principal in a newly co-education in a college are 0.2, 0.3, 0.5, ठीक है, respectively. Find the probability that co-education is introduced in the college, ठीक है। फिर हमने उसने क्या मान लिया, E1 E2 E3 को हमने उसने मान लिया इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन, ठीक है, third person for the post of a principal respectively. Let A be the event that co-education is introduced, ठीक है। तो बच्चों देखो E1 E2 E3 इसने इवेंट मान ली सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली बच्चों, तीन पोस्ट है, तीन बनते हैं, तो उसको चाहिए प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, ठीक है, तीन पर्सन, ओके। तो उसको तीन ही पोस्ट चाहिए, तो कैलकुलेट करने के तरीके तुम्हारे पास क्या आएंगे, टोटल 9, ठीक है। कितनी पोस्ट दे रखी है, पोस्ट फोर्थ पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, है ना। तो यस सर। यानी ये तुम्हारे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कैसे आया सर, यही हाँ नहीं हाँ समझ हाँ, आया। यानी तुम्हारे पास जो पर्सन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, पोस्ट सेलेक्ट करनी है, वो तुम्हारे पास तीन है, ठीक है। और जो तुम्हारे पास पोस्ट है प्रिंसिपल की वो चार है ना। हम्म। तो टोटल इसने अपोन में 9 नहीं लिखना चाहिए था, तीन 12 होना चाहिए था मेरे ख्याल से, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड की। ऊपर तो 4 3 2 तो ये है बच्चों कि सबसे पहले तुमने प्रिंसिपल की अगर पोस्ट फिल करनी है, ठीक है, तो तुम्हारे पास कितने पर्सन है, कितनी पोस्ट है तुम्हारे पास, चार है ना। फिर तुमने मान लो चार में से एक सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट पर्सन सेलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट E2 है, दूसरी सीट को बढ़ने के तरीके कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा ना, एक सीट तुमने फिल कर ली और फिर नेक्स्ट एक और कम हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से नीचे 9 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पास टोटल प्रिंसिपल की पोस्ट चार है, तो नीचे 12 आएगा, है ना बच्चों। यस सर। क्योंकि चार पोस्ट है ना, एक पोस्ट के लिए तुम्हारे पास तीन पर्सन है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो अपोन में है 9 की जगह वो 12 आएगा, या फिर 12 आएगा, या फिर क्वेश्चन भी गलत हो सकता है बच्चों, फोर्थ की जगह क्या हो सकती है, 3 पोस्ट भी हो सकती है ना। यस सर। तो ऐसे आएगा ये, लेकिन नीचे आप 12 कर सकते सर हो 3 अकॉर्डिंग पोस्ट टू होगी तो क्वेश्चन। ये कैसे आएगा फिर? 3 पोस्ट होगी तो मतलब पहली जो पोस्ट है उसको सिलेक्ट करने के चांसेस हमारे पास क्या, तीन है, तीन पर्सन को कर सकते हैं, दूसरी की भी तीन है, तीसरी की भी तीन है, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगी, 9, यस सर। ठीक है। और डाउट, अच्छा मैं बता दूं पहले, कहीं मैं भूल जाऊं, यूनिट को कैसे डिवाइड किया हुआ है, देखो फर्स्ट यूनिट है, यानी हर एक क्वेश्चन में से तुम्हारे पास कितने आएंगे, हर एक यूनिट में से दो क्वेश्चन आएंगे, है ना। यस सर। यस सर। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो तुम्हारे पास ये थ्योरम्स है तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी के कोरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट इवेंट से पहले पहले, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन बनेगा, और जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बाद जो हमारे पास जो पोर्शन है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यानी यूनिट्स को हमने डिवाइड कर दिया, ओके। ये था फर्स्ट यूनिट के लिए। सेकंड यूनिट के लिए क्या है, जो रैंडम वेरिएबल किया है हमने उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वेरिएंस को वेरिएंस और उनकी प्रॉपर्टीज के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। यस सर। थर्ड ओके यूनिट सर। में, हाँ जी बोलो, दोबारा एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, लिख लो इनको साइड में, ठीक है। मोहित नारवाल माइक ऑफ कर लो। यूनिट फर्स्ट में जो तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट से पहले पहले, इसमें हम
प्रोबेबिलिटीज की डेफिनेशंस है, क्लासिफिकेशन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्मॉल स्मॉल रिजल्ट है, थ्योरम्स है, एग्जांपल्स है, ठीक है, होते क्या है, डेफिनेशंस है, ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन बनेगा। और एक क्वेश्चन तुम्हारे पास किसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, फिर इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद जो है थ्योरम्स है, एडिशन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, ठीक है, बेस थ्योरम है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन बनेगा। ओके, यूनिट फर्स्ट का हो गया क्लियर। सेकंड sir. सेकंड यूनिट में क्या है, Yes, sir. सेकंड यूनिट में एक तो क्वेश्चन बनेगा रैंडम वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, पूरा जो रैंडम वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग। और सेकंड यूनिट में पहले बता दूं, रैंडम वेरिएबल में एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेफिनेशन पे मत इतना वो करना, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकंड यूनिट के फर्स्ट पोर्शन में जो क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन बनेगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और कोवेरिएशन उनकी प्रॉपर्टीज के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। Okay, sir. नाउ कम टू द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हमारे पास टू टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन थे। सर एक बार सेकंड के फिर से रिपीट करना। सेकंड में एक तो बनेगा रैंडम पे, रैंडम वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग, और एक बनता है हमारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, उसके आगे जितना भी है, ठीक है। थर्ड यूनिट में एक तो तुम्हारे पास था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक था तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, वो एक तो बनेगा डिस्क्रीट से, और एक बनेगा कॉन्टिन्यूस है, जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह से दो क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है थर्ड यूनिट। Yes, sir. फोर्थ यूनिट में सबसे पहले तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और शुरू में डेफिनेशन थी, सैम्पलिंग क्या होता है, पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स, जितने भी तुम्हारे पास है, यानी ये सिग्निफिकेंट लेवल से पहले पहले जितना है वहां पे एक एक क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद जो बाद में हमने हाइपोथेसिस पढ़े थे, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट का इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है कि पहले बता दें क्या आएगा, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है, बेसिकली डेफिनेशन आएंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक दो एग्जांपल भी आ सकती हैं। सर थर्ड यूनिट का सेकंड क्वेश्चन बताना। थर्ड यूनिट का सेकंड क्वेश्चन, जब हमने कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल, वहां से एक क्वेश्चन बनेगा। सर एक बार फर्स्ट यूनिट का बताना। फर्स्ट यूनिट में थ्योरम जो हमारे पास है, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उससे पहले पहले तो एक क्वेश्चन बनेगा और उसके बाद का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यस सर। ओके, Okay, sir. नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या क्या है, इम्पोर्टेंट भी आप अपने मार्क कर लो, माइक ऑफ कर लो पहले। हाँ, आपके पास कल की रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग हर एक क्लास की है, ठीक है, वो पोर्टल पे डलेगी, आपको मिल जाएगी। सर फोर्थ का बताना है। यूनिट फोर्थ में हमारे पास हाइपोथेसिस से पहले पहले जितने किया है, ठीक है, डेफिनेशंस आ सकती है इसमें, एग्जांपल्स भी आ सकते हैं, वहां से क्वेश्चन बनेगा, फिर बाद में क्वेश्चन बनेगा। और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, मार्क कर लो, वैसे जो जितना पढ़ा है उसी में से आएगा। बेस थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और बेस थ्योरम की एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट में। क्लियर है। सर एक बार रिपीट कर दो।